एक तरफ ही अंग्रेजी चूजी तो दूसरी तरफ है द रॉयल क्वीन। दोनों मिलकर क्रिएट कर रही है रेस्ट्रो में सीन। प्रीतम नाचे तक दिन सूरज बजाए बीन। उपन्यास का ये भाग है कुछ मीठा कुछ नमकीन। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हाय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक टेंशन है। क्या? अरे वही लास्ट चैप्टर वाली, याद आया? अगर नहीं तो एक बार सुन ही लीजिए ना पिछला भाग। मैं सुनाती हूँ भाग 129। मैं कौन? कोमल अग्रवाल, आपकी अपनी लेखिका और वाचिका। जो आदमी रोजी की तरफ तेजी से आया था, उसने कागज छीनकर उसके चिथड़े कर हवा में उड़ा दिए। अपने पहले लव लेटर का ऐसा हश्र देख रोजी का दिल जख्मी तो हुआ, मगर आदमी के चेहरे पर नजर पड़ते ही वह सिर से पांव तक कांप गई। घुंघराले बाल, गठा बदन, बलिष्ठ भुजाएं, और इस समय उसकी आंखें किसी खूंखार जानवर सी ही हो रही थी। यह सब देख रोजी की हालत कुछ यूं हो रही थी जैसे घने जंगल में विचरती हिरनी अचानक से भयानक बाघ के पंजों में फंस गई हो। रवि अपनी बाज सी निगाहों से उसे सर से पांव तक देख रहा था, जैसे उसके बदन का पूरा एक्सरे ही कर रहा हो। उसकी ऐसी बेशर्मी देखकर रोजी तिलमिलाई। एक्सक्यूज मी, उसने अटेंडेंट को पुकारा। वह उसके पास आया, पर रवि को उसके साथ देख वह उसे अटेंड करने की बजाय रवि की तरफ आदेश की मुद्रा में खड़ा हो गया। रवि ने चुटकी बजाई और उसे जाने के लिए कहा। रोजी हैरान परेशान सब देख रही थी। अटेंडेंट बिना एक शब्द बोले चला गया। और किसी को बुलाना है क्या अंग्रेजी चूजी? वो तेरा लफंडर मैनेजर कहाँ है? रवि ने दांत पीसते हुए पूछा। माइंड योर लैंग्वेज, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। कहते हुए रोजी अपना पर्स उठाकर जाने के लिए उठ खड़ी हुई, पर रवि ने तेजी से लपक कर उसकी बाईं कलाई पकड़ ली और उसे वापस कुर्सी पर धकेल दिया। अगर पीछे सपोर्ट न होता तो वह शायद गिर ही पड़ती। रोजी जोर से चिल्लाई, लीव माई हैंड यू रास्कल। उसकी चीख सुन रेस्टोरेंट में बैठे और लोगों की निगाहें उस ओर उठी और लोग कानाफूसी करने लगे। ज्यादा अंग्रेजी में गिटर पिटर करने की जरूरत नहीं है। ये सूरज प्रताप का होटल नहीं, रवि का इलाका है, रवि का। यहाँ कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने, जितना चिल्लाना है चिल्ला। रवि ने वहशी अंदाज में रोजी की बाईं कलाई को बेदर्दी से मरोड़ दिया। रोजी दर्द से बिलबिलाई। 2-3 लोग ये देख उठ खड़े हुए। खबरदार, किसी ने अगर चू भी की तो? रवि ने उन लोगों की तरफ देखकर जोर से पुकारा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तेरा वो लफंडर दुमछल्ला मैनेजर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ हराम के पिल्ले। तभी रवि के कान पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ आकर पड़ा। प्रभात अंदर आ गया था और अब उसके हाथ में रवि का गिरेबान था और दूसरा हाथ रोजी की कलाई छुड़वा रहा था। प्रभात के लगाए तमाचे से रवि की पकड़ ढीली हो गई थी और अंततः रोजी की कलाई उसके पंजों से आजाद हो गई। प्रभात ने तब तक एक और तमाचा रवि के दूसरे गाल पर दे मारा था। रवि ने घायल बाघ की तरह गर्जन की और प्रभात पर टूट पड़ा। धक्का लगने से प्रभात पीछे जा गिरा। तब तक रवि उसके पास आ गया था और उसके पैरों पर ठोकर मारने लगा।
प्रभात ने भी उठकर जोर लगाया और रवि को परे धकेला। वह मेज से टकराकर गिर गया। मेज का सारा सामान उस पर आ गया। अब तो रेस्टोरेंट में सनसनी फैल गई। कई लोग पुकारने लगे और कुछ लोग बाहर की तरफ भागे। 2 आदमी रवि को उठाने के लिए दौड़े। रोजी प्रभात की ओर लपकी और उसे सहारा देने लगी। साले, सूरज प्रताप का चमचा! रवि ने उसे एक भद्दी सी गाली दी। और तू क्या है, रवि बेईमान, चोर चोर मौसेरे भाई! प्रभात ने भी प्रहार किया। एक दूसरे पर गालियों के साथ वहां रखे सामान भी फेंके जाने लगे। अभी ये घमासान हो ही रहा था कि तभी एक तेज खनकती हुई आवाज गूंजी। स्टॉप इट रवि! रेस्टोरेंट की मालकिन, जो और कोई नहीं बल्कि मार्था ही थी, वह आ पहुंची थी और रवि को फटकारने लगी थी। प्रभात उसे एक बार में ही पहचान गया। ओह, तो ये है, इसी के दम पर इतना उछल रहा है तू कुत्ते! वह बोला। शट योर माउथ मिस्टर! मार्था प्रभात की तरफ देखकर गुर्राई। अब रोजी भी युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मीबाई की तरह कूद पड़ी थी। यू शट योर माउथ डर्टी बिच! जुबान पे लगाम दे साली! रवि ने फिर उसे गाली दी। लगाम तो तू लगा अपनी इस अंग्रेजी चूजी पर, जो कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ, रोजी ने कहा। मार्था रोजी की यह बात सुनकर चिल्लाई। गेट आउट! उसकी आवाज सुनकर गार्ड वहां आ पहुंचा था और प्रभात और रोजी को निकलने के लिए इशारा करने लगा। कहीं और मिलना रवि, जब तेरी ये फिरंगी बॉडीगार्ड तेरे पास ना हो तब बताऊंगा कि प्रभात के फियांसे का हाथ पकड़ने का क्या हश्र होता है। प्रभात ने रोजी का हाथ थामा और मार्था को घूरते हुए वहां से जाने लगा। सुन बे, तैयार रहना, अगली मुलाकात जल्द होगी। रवि भी पीछे से दहाड़ा। प्रभात कुछ जवाब देने को मुड़ा ही था कि रोजी ने उसे मना किया। प्लीज लेट्स गो फ्रॉम हियर। वह रोजी को लेकर बाहर आ गया। आइए, उसने बाइक स्टार्ट की। रोजी उसके पीछे आकर बैठी और उसने प्रभात के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखे। उसके हाथों का स्पर्श पाकर वह राहत महसूस करने लगा और उसने उसकी बाईं कलाई थपथपाई। रोजी को भी उसके स्पर्श ने सुकून दिया। दोनों अब एक साथ थे, सिर्फ एक दूसरे के साथ। कहाँ चली? प्रभात ने पूछा। कोई ऐसी जगह है जहाँ हमें जानने वाला कोई न हो? रोजी ने सवाल किया। मेरे और आपके घर तो जा नहीं सकते, और इस हाल में किसी पब्लिक प्लेस पर भी नहीं। अपने होटल में भी सब पीछे पड़ जाएंगे। प्रभात अपनी चोट पर गौर करते हुए बोला। तो फिर? रोजी ने मासूमियत से पूछा। एक जगह है। तभी प्रभात के चेहरे पर बिजली सी मुस्कान फैल गई। बाइक अपनी मंजिल पर पहुंची, जो फ्रांसिस का क्वार्टर था। दोनों क्वार्टर के दरवाजे तक आए, पर वहां तो दृश्य ही कुछ और था। लिली अंदर आते समय दरवाजा लगाना भूल गई थी और फ्रांसिस और वो गले लगे हुए एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करने में इतने व्यस्त थे कि न तो उन्हें पहले मार्टिन और ग्रेस की उपस्थिति का पता चला और न ही अब प्रभात और रोजी के आने का एहसास हुआ। हेलो लव बर्ड्स! प्रभात भी शरारती अंदाज में लिली को छेड़ने लगा। रोमांस करने से पहले दरवाजा तो बंद करना चाहिए। फ्रांसिस और लिली ऐसी दुनिया में खोए थे जहां से बाहर निकलने में वक्त लगता है, तो कुछ वक्त उन दोनों को भी लगा। कुछ पल तो दोनों को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं और कोई जबरदस्ती उन्हें नींद से जगा रहा है। पर रोजी और प्रभात की आवाजों को पहचान उनका सपना टूट गया और दोनों ने एक साथ उन्हें देखा। कांग्रेस लिली! रोजी ने बधाई दी। प्रभात भी आकर फ्रांसिस की पीठ पर धौल जमाने लगा। देखा क्या कहा था? मान गया मैन, पर यहाँ आकर बोलना जरूरी था क्या? होटल में जगह कम था क्या?
फ्रांसिस चिढ़ते हुए बोला, होटल की तो बात ही मत पूछो, जो हुआ वो बताऊंगा तो जमीन ही निकल जाएगी पैर नीचे से। प्रभात ने अपनी चोट दिखाई। लिली तो बुरी तरह घबराई। ओह माय गॉड, हाउ इज इट डन? अरे कुछ नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। रोजी तब तक गर्म पानी कर लाई थी और फ्रांसिस फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाया था। सबने मिलकर प्रभात को पेशेंट ही बना डाला। एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा था उसका। और 2-4 खूंसे पड़ते तो भी चल जाता। रोजी ने प्रभात की मरहम पट्टी की तो वह उसे प्यार से देखता हुआ बोला, पर घूसा मारा कौन? फ्रांसिस तैश में आकर बोला। अब तो रोजी ने पूरी घटना फिल्मी स्टाइल में सुना डाली। ये तो दादागिरी है, लिली ने प्रतिक्रिया दी। वो लड़की हमको कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन तुम इस रेस्टोरेंट में गया क्यों मैन? फ्रांसिस ने बचकाना सवाल किया। कुछ नहीं, विलेन को पंच लगाकर हीरोइन पर इंप्रेशन जमाने। फुलिश फेलो। प्रभात बोला तो सब हंस पड़े। प्रभात के लगाए तमाचों ने रवि को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। रोजी से बदतमीजी करते वक्त उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसका ऐसा अंजाम भी हो सकता है। हाथ पर चलाने से अच्छा है पार्टनर कि तुम दिमाग चलाओ। कोई ऐसा जबरदस्त प्लान बनाओ कि सब के सब दुश्मन एक ही बार से चारों खाने चित्त हो जाएं। रॉकी उसे और भड़काने लगा। उसका सगा भाई विभीषण बन उसकी लंका में सेंध लगाकर चुराई हुई चाय बागान की फाइल निकाल जो ले गया था। नौकरी तो गई, भाई भी पराया हो गया। इस बात का रॉकी मातम मना रहा था। भानु अलग ही टेंशन में था। कहीं छोटे साहब को पता चल गया तो क्या होगा? ऐसा कैसा पता चल जाएगा? एकदम पक्का काम किया है पार्टनर ने। रॉकी उसे समझाता हुआ रवि को मार्था की जायदाद हड़पने के नए नए आइडिया देने लगा। मार्था पर रवि का जादू कुछ यूं चढ़ा था कि उसने अपने क्वीन रेस्टोरेंट का भार रवि पर सौंप दिया था और अब रवि वहां का राजा था। देहरादून से दिल्ली तक का सफर बातों ही बातों में कट गया। सूरज प्रीतम से मिलने के लिए उतावला हो रहा था और वह इस बात से नाराज भी था कि प्रीतम उसकी शादी के बाद एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। साली को ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। बाप बनने वाला है तो यारों को भूल गया है, उसने उलाहना दिया। प्रीतो के लिए कुछ लेकर जरूर जाना, पाखी ने कहा। रास्ते में तोहफा खरीद वह प्रीतम के घर चले। झुमकी अपने सूरज भैया को आया देख प्रसन्न हो गई। उसके ससुराल का आदमी जो आया था वह सर पर चुन्नी डाल घूंघट करने लगी तो सूरज और मंजीत की हंसी छूट गई। ये सब क्या तमाशा है? भैया जी पाए लागू, उसने मंगलू की तरह धीरे धीरे कहा। हो गया देवी जी, अब जाओ, जाकर अंदर कहो कि शहजादे सलीम तशरीफ लाए हैं। सूरज ने सोफे पर पसरते हुए कहा। लेकिन सलीम कहाँ है? हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। झुमकी को कुछ समझ नहीं आया। जितना कहा उतना करो। अब सूरज ने चुटकी बजाई। झुमकी डरी मरी अंदर गई। भाभी जी, सूरज भैया और मंजीत भैया आए हैं, लेकिन बोले जाकर बोलना शहजादे सलीम आए हैं, लेकिन हमको तो कहीं दिखाई नहीं दिए। लगता है खूब चढ़ा कर आए हैं, अपने प्रीतम भैया की तरह है। क्या सूरज वीर जी आए हैं? प्रीत खुश हो गई और बिना उसकी पूरी बात सुने बाहर भागी आई। आराम नाल परजाई जी, आराम नाल। मंजीत ने भागती आई प्रीत को रोका। हाँ परजाई जी, नहीं तो हमारा जूनियर प्रीतम पेट में ही गुलाटी मारने लगेगा। सूरज ने ठिठोली की। वह जल्दी से आगे बढ़ा और प्रीत के दोनों हाथ थाम नाचने लगा।
चाचा में चाचा बन गया, चाचा में चाचा बन गया, चाचा में चाचा बन गया। अभी टाइम है वीर जी, प्रीत ने शर्माते हुए कहा। हाँ, इसलिए तो हमने सोचा कि हम आपके मन बहलाने के लिए इसे ले चलें। सूरज ने मंजीत की तरफ देखा। वह एक बेबी टॉय निकालकर उसे रिमोट कंट्रोल से चलाने लगा था। रिमोट कंट्रोल चलते ही बच्चा किसी नवजात शिशु की तरह रोने लगा। झुमकी यह देखकर ताली बजाने लगी। तभी प्रीतम की गाड़ी आने का शब्द हुआ। उसकी टमटम पोर्च में घुस रही थी। आ गया मेरा यार, सूरज ने कहा और प्रीत का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। एथे आओ, जल्दी करो ना परछाई जी, लेटो लेटो। मंजीत प्लान के मुताबिक बोलने लगा। तू जल्दी से बाहर जाकर प्रीतम को बातों में लगा और झुमकी को भी रोक कर रखना, सूरज ने उसे कहा। प्रीत फटाफट सूरज के कहने पर चादर ओढ़कर लेट गई। सूरज ने बेबी टॉय को उसके पास लेटा दिया और चादर से उसका पूरा बदन ढक दिया। अब सिर्फ उसका मुंह दिखाई दे रहा था। पूरी कोठी में बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुन प्रीतम हैरान परेशान तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आया। तभी मंजीत और झुमकी साथ आए। यार प्रीतम, जो बोले सोनिहाल, तू तो बाप बन गया, आ गले लग जा। मंजीत बोला तो प्रीतम की तो मुस्कान एकाएक गायब हो गई। हाँ भैया जी, आप पापा बन गए। झुमकी ने भी मंजीत के समझे अनुसार ड्रामा किया। हेड पागल, किसका बच्चा उठा लाई हो? प्रीतम ने धमकाया। हम सच कह रहे हैं भैया जी, आप पापा बन गए हो। झुमकी फिर से मंगलू की तरह बोली। चल चल, हवा आने दे, कहते हुए प्रीतम जल्दी से कमरे की तरफ गया। सूरज सब सेट कर कमरे के बाहर आया तो प्रीतम से टकरा गया। यार, मैं तो सुनते ही दौड़ा चला आया कि जूनियर प्रीतम आ गया। सूरज को अचानक आया देख और जूनियर प्रीतम के आने की बात सुनकर प्रीतम को लगा कि शायद उसने आज ज्यादा ही चढ़ा ली है। तू सूरज है? उसने आंखें बड़ी कर पूछा। हाँ हाँ, मैं सूरज हूँ और ये तेरी प्रीतो है और ये रहा तेरा जूनियर प्रीतम। सूरज ने प्रीत के बगल में लेटा बच्चा उसे दिखाया। प्रीतम को लगा मानो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो और सब गोल गोल घूम रहा हो। वह प्रीत को विस्मय से देखने लगा। 2.5 महीने तो हुए हैं, बच्चा कहाँ से टपक पड़ा? वह प्रीत से पूछने लगा। बच्चा और जोर से रोने लगा। देख, इसे भी सदमा लग गया तेरी बात सुनकर। आजकल बच्चे बड़े फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, ज्यादा दिन भीतर नहीं रह सकते। सूरज ने मजाक किया। ये किसका बच्चा है? प्रीतम अब शक भरी निगाहों से प्रीत को देखने लगा। उसे यूं शक करता देख प्रीत जोश में आ गई। किसका बच्चा है? मतलब तुझसे कहना क्या चाहते हो? ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? मंजीत और सूरज मन ही मन यह ड्रामा देखकर फूले नहीं समा रहे थे। ओए प्रीतो, मेरी जान, मेरी गर्ल सुन यार, ये सड्डा बच्चा नहीं हो सकता। प्रीतम ने उसे समझाने की कोशिश की। अरे मेरी फूटी किस्मत, ऐ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? बस नहीं है तुम्हारा प्यार। ब्याह से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था मेरा प्रीतम, अब देखो वीर जी कैसे शक कर रहा है अपनी प्रीतों पर। कहते हुए प्रीत नाटकीय अंदाज में चुन्नी से मुंह ढांपकर जोर जोर से रोने लगी। ओए प्रीतो, मैं तो ये कह रही सी कि ना ये तेरा बच्चा है ना मेरा, ये हम दोनों में से किसी का बच्चा नहीं है यार। प्रीतम फिर से बोलने लगा। मंजीत और सूरज की तो हंसी छूट रही थी और झुमकी बार बार बच्चे का रिमोट कंट्रोल चलाकर उसे जोर जोर से रुला रही थी। अरे अपने बच्चे को पुचकारेगा नहीं क्या यारा? सूरज ने कहा। हाँ हाँ, देख कितना क्यूट है, मंजीत ने भी जोड़ा। मान जाओ ना भैया जी, ये आप ही का बच्चा है, झुमकी बोली।
प्रीत ने बच्चे को उठाया और उसे प्रीतम को थमाया। जैसे ही उसने बच्चे को हाथ में लिया, उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसे वापस बेड पर फेंकते हुए वह बोला, सालो, प्रीतम गुरुजी के साथ चालबाजी। एक जोर का मुक्का सूरज के पीठ पर पड़ा। वह हंसते हंसते सोफे पर आकर बैठ गया। क्यों, कैसी रही मित्रा वे? ले लिया ना आखिर बदला? आई एम सॉरी यार, लगी तो नहीं। प्रीतम उसके पास आया। यारों की मार भी प्यार लगती है, सूरज ने जवाब में कहा। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। ठंड पड़ गई कलेजे में यार, प्रीतम बोला। बच्चा हंसने लगा। यार ये तो हंसता भी है। भाई वाह, मजा आ गया। ये तो वही बात हो गई जहाँ 4 यार मिल जाए वही रात हो गुलजार। लेकिन यहाँ तो मिले हैं यार 3, इसीलिए तो रात हो गई है थोड़ी सी फनी और थोड़ी रंगीन। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके हमारी भी रातें रंगीन बना दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले भाग में। तब तक बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।